पर इस चुनाव का एकमात्र मुद्दा थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लाओ या नरेंद्र मोदी को हटाओ। खटाखट नेता अनाउंस कर देंगे, खटाखट पैसा दे देंगे। ये जो 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हैं, ये कहाँ से आएंगे? कौन लाएगा इसको? कोई ये नहीं पूछ रहा कि 34 साल के आदमी कमर में दर्द हो कैसे गया इतना कि वो 20 दिन से व्हील चेयर पे घूम रहा है। 80 रोड शो कर गया, 90 इंटरव्यू दे गया, उसकी तबीयत नहीं खराब हो रही, और तुम 34 साल का आदमी व्हील चेयर पे घूम रहा है, 15 दिन से बैठ के रैली एड्रेस कर रहा है। तो तुम ये तो नहीं पूछ रहे कि भाई तेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि देश कैसे चलाएगा तू? अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आगे से मोदी जी किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। ओपन एआई सामने कह रही है इस बात को कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए, कांग्रेस की पोस्ट को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद लोगों ने ट्विटर पर बहुत सारे उदाहरण दिखाए इसके, कैसे ध्रुव राठी की पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स होते थे वो प्रॉपर कमेंट्स, और उनके अकाउंट को आप खोलो तो अकाउंट में कुछ नहीं है, वो सब इसी प्रकार के बॉट अकाउंट्स थे। एक बहुत बड़े डॉक्टर की गाड़ी खो गई थी बिहार में, और उन्होंने सब नई गाड़ी खरीदी थी, शहर में सबसे महंगी गाड़ी थी, सब जगह घूमे, कहीं गाड़ी नहीं मिली। बहुत नामी डॉक्टर थे, तो एसपी को बुलवाया, आईजी को बुलवाया, गाड़ी नहीं मिली तो किसी ने बोला कि लालू जी से तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, वहाँ चले जाओ, उनसे शिकायत करो, गाड़ी मिल जाएगी। तो वहाँ गए तो गाड़ी अंदर ही खड़ी। कांग्रेस के शासन में उड़ीसा के जो हालात थे कि लोग भूखा मरने को मजबूर थे, पर मान लीजिए 1% किशोरी लाल शर्मा स्मृति जी को हरा दे, तो इसमें औकात और हैसियत तो राहुल गांधी की पता लगती है कि तुम जिससे हार गए उसको तुम्हारे पीए ने हरा दिया, तुम्हारी क्या हैसियत है? अनरेस्ट कहाँ हो रहा है विपक्षी शासित राज्यों में? ईवीएम सुबह उठा के तालाब में कहाँ फेंकी गई? बंगाल में। और फिर यही लोग शोर मचाते हैं कि चुनाव बायस। कल रात को संदेश खाली से इतने वीडियोज आए हैं कि पुलिस वाले घर घर जाके धमका रहे हैं कि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राहुल कौशिक। राहुल कौशिक से आप डीओ न्यूज़ से पहले भी आप उनको देख चुके हैं, और आज इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे और बीजेपी के जो हारने का सिलसिला है वो रुक जाएगा, थम जाएगा। जो आपको बताया जा रहा है कि बीजेपी हर फेज में 25 सीटें हार रही है, 30 सीटें लूज कर रही है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी आपको आज। और एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाएंगे आज रात में। हर सारे चैनल्स बताएंगे कि भाई हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक है, हमारा सी वोटर कहेगा हमारा है, जनता की आवाज़, और दुनिया भर के जो एग्जिट पोल करने वाले हैं हर कोई एक दावा करेगा कि भाई हमारा एग्जिट पोल जो है ना सबसे सटीक होने वाला है। और किसका सटीक है किसका नहीं है वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी हम समझना चाहेंगे, बिकॉज आपका मतलब एक बहुत विस्तृत अनुभव है इलेक्शंस का। इस सारे चुनाव को थोड़ा हम पीछे चलते हैं, मतलब अभी तो लास्ट चरण है आज। पहले चरण से लेके अभी तक का अगर पूरे चुनाव को अगर आप विश्लेषण करें कि किस प्रकार का चुनाव रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा ये मानना रहा है कि कांग्रेस ने एक्चुअली चुनाव लड़ा ही नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी जान बचाने की कोशिश की है कि यार तुम भी आ जाओ, इंडिया अलायंस बना लो, सारे मिल जाओ, मिल करके देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। मतलब इस तरह का एक प्रयास दिखा, लेकिन उस प्रयास में भी वो कहते हैं ना कि जो सार्थकता थी वो नहीं थी। तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आज सुबह ही जब अखबार पढ़ रहा था तो मेरी एक खबर पर मेरा ध्यान गया, और मैं मानता हूँ कि वो इस चुनाव का सबसे सटीक एक विश्लेषण है, या उसका आप कहें तो एक कंक्लूजन है। उसमें लिखा था कि ये चुनाव केवल नरेंद्र मोदी जी के अराउंड था। दिस इलेक्शन वॉज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये मोदी की गारंटी है कि मैं तुमको जो जो देता आ रहा हूँ मैं तुमको और स्पीड से दूंगा, और अच्छे से दूंगा, और क्वालिटी स्टफ दूंगा। और जो विरोधी थे उनके, वो कह रहे थे कि मोदी को आने नहीं देना है। सब मोदी की ही बात कर रहे थे। मैं कल अभी कुछ दिन उड़ीसा में था तो मैंने देखा वहाँ पर बीजेडी का एडवर्टीजमेंट देखा अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, फ्रंट पेज पर पूरे पेज का एडवर्टीजमेंट था। उसमें 9 पॉइंट थे, हर पॉइंट में बीजेपी लिखा हुआ था। जबकि ये मैं भी थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग समझता हूँ, खासकर इलेक्शन की। ये एक बहुत स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एडवर्टाइजिंग में किसी में भी, कि आप ओपोनेंट का मेंशन करते हो तो लोगों के दिमाग में उसका नाम स्ट्राइक करता है। लेकिन ये इलेक्शन इतना ऑल अराउंड मोदी एंड बीजेपी था कि ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि मोदी और बीजेपी को हटाना है, और बीजेपी कह रही थी कि मोदी और बीजेपी को लाना है। उसी के चारों तरफ ये सारा चुनाव घूम रहा था। लोग कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा बनेगा चुनाव में, लोग कह रहे थे कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मुद्दा बनेगा चुनाव में, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के तथाकथित न्याय जो वो हिमाचल में नहीं दे पाए आज तक, तेलंगाना में, कर्नाटका में नहीं दे पाए,
उनका मुद्दा बनेगा। या लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का जवाब लोग वोट से देंगे, उसका मुद्दा बनेगा। या जो इतने ईडी के सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इनका मुद्दा बनेगा, लोकतंत्र का मुद्दा बनेगा, इमरजेंसी का मुद्दा बनेगा। पर इस चुनाव का एकमात्र मुद्दा थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लाओ या नरेंद्र मोदी को हटाओ, इसके इर्द गिर्द उस पूरे चुनाव को लोगों ने केंद्रित कर दिया था। और मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी कमी किसी ऑपोजिशन की हो नहीं सकती कि उनके पास अपना देने के लिए कुछ नहीं है, अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है, अपने कोई मूल्य नहीं है, अपना कोई नेता नहीं है। अब वो कहते हैं कि 2 दिन में हम नेता अनाउंस कर देंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो खटाखट खटाखट नेता अनाउंस कर देंगे, खटाखट खटाखट पैसा दे देंगे। तो लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है, जनता को बताने को कोई तरीका नहीं है। और ये चुनाव केवल और केवल एक विषय पर लड़ा गया कि नरेंद्र मोदी रहने चाहिए या नरेंद्र मोदी जाने चाहिए। ये खटाखट पैसा देना जो है कि मतलब मैं 1 लाख रुपया आपको दे दूंगा, पक्की पहली नौकरी पक्की है, ये जो मुद्दे हैं इस तरह के, क्या राहुल गांधी वास्तविकता के धरातल से बहुत दूर हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो एक तरीके की रिश्वत हो गई ना, आपने कह दिया कि हम 1 लाख रुपए सबको दे देंगे या 2 लाख रुपए की नौकरी हम सबको दे देंगे। पहली बात तो देश का बजट जो है वो कुछ 27-28 लाख करोड़ का है, और अगर आप 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देते हैं तो 10 लाख करोड़ तो यही हो जाते हैं। मतलब वो व्यवहार संगत बात ही नहीं है, देश का बजट नहीं है वो कि आप 1 लाख रुपया हर बिलो पॉवर्टी लाइन महिला को आप दें हर साल। तो मतलब ये जो 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हैं ये कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा इसको? देखिए, ऐसा है कि जब आपको पता हो कि आपने जीतना नहीं है तो आप कुछ भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस हमेशा, मैं तो ये मानता हूँ, नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते हैं और दूसरी पार्टी भी कहती है कि हमको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। कांग्रेस 2022 में जीती हिमाचल में, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1500 रुपये हर महिला के खाते में देंगे। कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट है कि अगर में 3 महिलाएं घर में तो 4500 रुपये मिलेगा, 4 है तो 6000 मिलेगा, 5 है जो 7500 मिलेगा। ये खुला उन्होंने वादा किया था। आज के दिन देश, उस राज्य में कितनी महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, कितने लड़कों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। कह रहे थे कि गोबर हम 10 रुपये किलो खरीदेंगे, दूध हम 100 रुपये किलो खरीदेंगे। कितने लोगों ने उसके चलते जानवर खरीद लिए कि हम दूध बेचेंगे सरकार को 100 रुपया किलो। कौन सरकार दूध खरीद रही है? तेलंगाना में क्या स्कीम्स बंटनी शुरू हुई, कर्नाटक में क्या हाल हुआ इन स्कीम्स का। तो मुझे लगता है कि सामने सामने ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों के कि कौन कितना वादा पूरा करता है, कैसा वादा पूरा करता है। और इस तरह की बातें कहना बहुत आसान है, बातें कहने में क्या लगता है, मुंहजोरी में तो कुछ लगता ही नहीं है ना। आपको जब साबित करने का मौका आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप ये दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ऐसे ही कांग्रेस ने, आपको याद हो तो 2019 में भी कहा था कि हम न्याय देंगे, 72,000 रुपये साल हर परिवार को हम देंगे और 6,000 रुपये महीना हर परिवार को हम देंगे। उसको उन्होंने न्याय स्कीम कहा था। वो न्याय भी नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के साथ ही न्याय नहीं किया। इस बार भी यही होने की उम्मीद है और इसलिए उनको ये पता है, क्योंकि इसलिए वो किसी भी प्रकार का वादा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। राजकोषीय घाटे की, सरकार के फंड्स की अगर इनको चिंता होती, देश को चलाने की इनको चिंता होती कि देश कैसे चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये आज हिमाचल में और तेलंगाना में और कर्नाटक में जो स्थिति है उसके बाद ही शायद अपने स्टैंड की विवेचना करते। कर्नाटक जो 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होता था, आज घाटे में चला गया है। और वहाँ की सरकार मोदी जी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही है कि आप हमको पैसा दो, आप हमको पैसा दो ताकि हम लोगों का फ़ायदा। अरे तुमने वादा किया तो तुमने कोई फाइनेंशियल प्रोविजन सोच के वादा किया होगा ना, या तुमने ये सोचा था कि मोदी पैसा देगा मेरा वादा पूरा करने के लिए। तो पंजाब वाला हाल हो गया ना कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सोशलिस्ट स्कीमें ला रही है और लोगों को छूट पे छूट दिए जा रही है, सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रही है, और सरकार से कह रही है कि सरकार अगर केंद्र सरकार हमको 5 लाख करोड़ रुपए दे। हाँ, पंजाब, हिमाचल में भी तो यही है। हिमाचल में 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलती, बुरा हाल है। उन्होंने कहा हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आएंगे, ओपीएस लागू कर दिया वापस, पर देने के लिए पैसा तो हो। ओपीएस का पैसा कहाँ से दोगे आप? ये इतना झांसा मारते हैं वैभव जी। राजस्थान में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम ओपीएस ले आए हैं और हम क्या करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि ओपीएस के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने बोला वो एनपीएस का जो कटा हुआ पैसा बड़ा है उसमें कुछ सरकार अपना पैसा जोड़ेगी और लगा देगी।
तो वित्त मंत्री को, देश के वित्त मंत्री को ये बयान देना पड़ा कि एनपीएस का पैसा एनपीएस अथॉरिटी का है, उस पर राज्य सरकार का कोई हक नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इनके मन में जो आता है ये बोल देते हैं, लोगों को झांसा दे के वोट देने में विश्वास रखते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स उनका वादा नहीं चलता। कई बार लोग बेचारे लालच में, प्रलोभन में फंस जाते हैं और वो उनके बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो फिर उनकी ऐसी गति होती है जैसी गति इन राज्यों में आज हो रही है। ये जो कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, सारे ही यूट्यूब पे ही हैं, अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को हर फेज में हरा रहे होते हैं कि बीजेपी कितनी सीटें कम हो रही हैं। इनका ये ऐसा करते क्यों हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है, अभी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक इंटरव्यू एक ऐसा यूट्यूबर जर्नलिस्ट ले रहा था गाड़ी में उनकी, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग हैं ये सब मेरे कलीग होते थे किसी ज़माने पे, लेकिन ये सब जो है ये अपनी क्लाइंटेल को सेटिस्फाई करने के लिए उस तरह की बात करते हैं। इन लोगों की सबकी क्लाइंटेल है, इन सब लोगों के फंडर्स हैं जो इनको पैसा देते हैं, उस पैसे के बेसिस पर ये काम करते हैं। तो उस पैसे को जस्टिफाई करने के लिए, उस मैंडेट को पूरा करने के लिए उस तरह की रिपोर्ट निकालते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आज बंद हो जाएंगी एग्जिट पोल के साथ। 2019 में ऐसे ही एक बड़े पत्रकार जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स में रहे, यहीं गाज़ियाबाद में रहते हैं, उन्होंने एग्जिट पोल निकाला था अपना, जिसमें उन्होंने 160-165 सीट भाजपा को दी थी। और एक और बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, एक्स सेफोलॉजिस्ट, वर्तमान राजनेता, आंदोलनकारी जो उनका मना है वो बन जाते हैं, इच्छाधारी हैं वो उन्होंने भी कहा था कि 200 से कम भाजपा की सीटें आएंगी। अब वो इस बार फिर कह रहे हैं और चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं एक सनसनीखेज दावा करना चाहता हूँ, भाजपा की दुर्गति होने वाली है, एनडीए की दुर्गति होने वाली है, एनडीए मिलाकर भी 250 सीट नहीं आने वाली हैं। तो ये सब 4 तारीख को 11-12 बजे तक चलने वाला है, क्योंकि इनको यही इनका कमाई का सोर्स है। और आज तो 31 तारीख है, सबको पैसे आने होंगे। तो अभी तो ये जितना जोश से, जितने मेहनत से इस काम को करेंगे, उनको लगता है कि उतना ही उनको उसका फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइंट टू बिजनेस रिलेशनशिप टाइप का है 100%। और कि आपको अपना KRA कंप्लीट करना है, आपको एक टास्क दिया गया है और आपको वो पूरा करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि स्पेशल शोज इस बात पे किए जा रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव की कमर में दर्द है फिर भी वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि 34 साल के आदमी कमर में दर्द हो कैसे गया इतना कि वो 20 दिन से व्हील चेयर पे घूम रहा है। 72-73 साल का आदमी जो है 150 दिन में 4-4 सभा कर रहा है, 200 रैली कर गया, 80 रोड शो कर गया, 90 इंटरव्यू दे गया, उसकी तबीयत नहीं खराब हो रही। और तुम 34 साल का आदमी व्हील चेयर पे घूम रहा है, 15 दिन से बैठ के रैली एड्रेस कर रहा है, तो तुम ये तो नहीं पूछ रहे कि भाई तेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि तू देश कैसे चलाएगा तू। उल्टा कल वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, एक मेलोड्रामा टीवी पर कि ये मैं तो देश के लिए जेल जा रहा हूँ, मैं तो भगत सिंह का बेटा हूँ और ये सब मुझे जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मेरा कुछ होगा नहीं। तो ये भी बोला पंजाब में कि अमित शाह जो है वो धमकी दे के गया कि लुधियाना में, कि वो क्लिप बहुत चल रही है, वायरल हो रही है, कि प्यार से मांगता तो एक सीट दे भी देते, लेकिन अब 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को चाहिए वहाँ पे। वहाँ अभी एक इंटरव्यू में उसने कहा कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, जब पूछा गया तो कहता है कि मैं इस्तीफ़ा इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं मोदी जी को ये दिखाना चाहता हूँ कि जेल के अंदर सभी काम हो सकता है, और अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आगे से मोदी जी किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरे को तो इस बात पे हंसी आती है कि देखिए, लालू यादव को इस देश की राजनीति का सबसे घृणित चेहरों में से माना जाता है। बिल्कुल बेशरम, बिल्कुल जंगल राज, दुर्गति, दुशासन, कुशासन का समय था वो। पर वो उनको भी अब सज़ा हुई तो भले ही अपनी बीवी को बना गए, पर उन्होंने गद्दी छोड़ दी। हेमंत सोरेन जाते जाते अपनी पत्नी को बनाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं बना पाए, तो एक अपने लॉयलिस्ट को बना गए। उनकी बेटियां अब विधानसभा लड़ रही हैं इस समय, हो सकता है वही वापस बन जाएं। सबने यही किया, अपने किसी लॉयलिस्ट को या अपने किसी नेता को बनाया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसी को बनाए रखा, क्योंकि इन लोगों को पता है कि पावर को जितना हम क्लोजली कैप्चर करके रखेंगे, क्योंकि ये तो गैंग है,
गैंग में तो क्या होता है कि जिस बदमाश पे आपने ध्यान नहीं दिया वही कमर के पीछे से बंदूक निकाल लेगा, तो किसको पता नहीं कौन किसका मर्डर कर दे। ये तो सब फेथ पर चल रहा है गेम, कि सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। तो इनको तो पता नहीं कि कल को पता चला कोई और मुख्यमंत्री बना दिया, वो मुझे ही घर से बाहर लात मार के निकाल दे। अब आप देखिए ना खुद ही, इस पूरी जो तथाकथित आंदोलन की लाइफलाइन है अरविंद केजरीवाल की, ये 2005-06 में कहीं शुरू होती है। 2005-06 में उनके 2 साथी होते थे, एक मनीष सिसोदिया और एक स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को उन्होंने पीट पाट के घर से निकाल दिया और उल्टा उस पर केस कर दिया। और मनीष सिसोदिया का इन्होंने क्या किया, मनीष सिसोदिया 1.25 साल से जेल में हैं, उनकी पत्नी क्रिटिकली इल है, ये खुद कहते हैं। जब केजरीवाल को छुड़ाने के लिए 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाले वकील दिन रात कोर्ट में पैरवी कर सकते थे, ये मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं कर सकते थे ये काम? मनीष सिसोदिया भी तो प्रचार कर सकते थे, प्रचार केवल केजरीवाल को ही करना था क्या? तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं। अब आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया जेल गए, अगले दिन इस्तीफा करा दिया और छठे दिन उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया और आतिशी को बंगला लॉट कर दिया। दूसरे जो मंत्री जेल गए वो 1-1 साल बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर बने रहे, अपने बंगलों में रहते रहे। तो जो आदमी अपने बुरे समय के साथियों का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा, वोटर्स का क्या होगा, देश के लोगों का क्या होगा? ये मुझे लगता है कि हमको ओवरऑल सोचना चाहिए। और इन्हीं के बनाए हुए ये सब पत्रकार हैं, ये इनका आभा मंडल बड़ा करने का काम है। ये सब इनको ग्लोरी देते रहें, बार बार कहते रहें कि बड़ा त्याग हो रहा है, बड़ी तपस्या हो रही है, केजरीवाल निर्दोष को जेल में डाल दिया, अखिलेश के निर्दोष दोस्त पे छापा मार दिया, वहाँ 400 करोड़ पकड़ लिए, तेजस्वी यादव की नौकरियों में घपला पकड़ लिया, लैंड फॉर वोट्स कर रहे हैं। तो यही लोग हैं 90 लाख में जो 5 करोड़ की 50 करोड़ की 500 करोड़ की कंपनी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या है कि इन सबके जो एक ही तार है ना वैभव जी, वो कॉमन है। और वो तार ये है कि इन सबको ये लगता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब 90 लाख में कई 100 करोड़ के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खरीदा, तो उसका एक ही विश्वास था उनको कि हमारा कौन इस देश में कुछ बिगाड़ सकता है। जब केजरीवाल ने खुलेआम शराब घोटाला किया, 100 करोड़ रुपए कमीशन उठाया और अब भी हंस हंस के बोलता है पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, तो क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, मेरा कौन क्या कर लेगा। और वो किसके बस पे था, किसके कारण था? मैं उस दिन देख रहा था, अशोक जी यहाँ आए हुए थे, मेरे भी बड़े प्रिय हैं, वो बड़े भाई जैसे हैं। तो वो इस इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, खान मार्केट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम के बल पर ये लोग सब चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वो इकोसिस्टम इनका हार्म नहीं होने देगा, या वो इनकी गलतियों को छुपा लेगा, वो इनके पापों को छुपा लेगा और दूसरे पक्ष के ज़बरदस्ती की फॉल्ट्स निकाल कर लोगों को उसमें उलझाने की कोशिश करेगा। ये खान मार्केट इकोसिस्टम, ये लुटियंस लिबरल इकोसिस्टम, जो इस बात को इंश्योर, जो बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए तो पहले जाति खोजता है, फिर उस प्रदेश में रूल करने वाली सरकार खोजता है, उसके बेसिस पे रिएक्शन तय करता है। जो भ्रष्टाचार के मामले में पहले उसकी पार्टी का अलीजियंस ढूंढता है, फिर उसके बेस पे रिएक्शन तय करता है। इन बेसिस के कारण, इन बातों के कारण ये एक सर्कल अपने चारों तरफ क्रिएट करके रखते हैं, जिसमें अंदर ये जो लोग हैं, इन लोगों को ये लिबरल गैंग, ये लुटियंस गैंग, ये उनकी रक्षा करता है, उनको बचाता है। एक एलीट इकोसिस्टम है जिसने 70 साल इस देश को चलाया है, और अब दे आर फर्स्ट टाइम फेसिंग द हीट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और उस हीट के कारण ये सब एकजुट हो गए हैं कि कैसे भी हमारा राज वापस आ जाए। इनको हो सकता है कुछ ना मिले उसमें, पर ये फिर भी खुश रहे। आप ये समझिए ना कि आज ये जो यूट्यूबर और फलाना हो गए हैं, या जो छोटे छोटे चैनलों में संपादक, सहायक संपादक, गेस्ट एडिटर बन के गुजारा कर रहे हैं, ये सब अपने अपने चैनल चलाते थे उस समय। मैंने तो उस दिन भी मैं कल ही आपके शो की क्लिपिंग देख रहा था, जो कैश फॉर वोट का स्कैम था। विश्वास करके भाजपा के नेताओं ने राजदीप सरदेसाई के चैनल को क्लिपिंग दिया और वहाँ कैमरा लगा, शूट हुआ। उस आदमी ने वो दिखाने से मना कर दिया कि मैं पहले जांच कराऊंगा। अरे तू कौन है जांच कराने वाला? तुम कोर्ट हो क्या? पर इनके यहाँ क्या है कि तो हम ही कोर्ट हैं, हम ही जज हैं, हम ही मुद्दई हैं, हम ही फैसला करेंगे, हम ही इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। स्वाति मालीवाल के केस में क्या हुआ?
संजय सिंह दूसरे दिन आकर कहते हैं कि अरविंद जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है सुन के कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है और अरविंद जी इस पर सख्त एक्शन लेंगे। अरे अरविंद जी कौन है एक्शन लेने वाला? मार पिटाई हुई है, एमपी के साथ हुई है, क्रिमिनल केस है, उसमें अरविंद जी कौन एक्शन लेने वाला? अरविंद जी जज लग रहा है या एसएचओ लग रहा है? तो इन लोगों ने ये पूरा सिस्टम बनाया है। वही लोग अब लगे हुए हैं अगले 2 दिन 3 दिन अभी और उनकी मेहनत बची है कि कैसे वो ये लोगों के मन में डाल दें कि नहीं भाजपा तो हार रही है, उसको वोट देके कोई फायदा नहीं। हर फेज में 50 सीट कम कर, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई कहने का कोई तर्क नहीं है इसके पीछे। बस कहना है इसलिए कि तनख्वाह जस्टिफाई करनी है, सैलरी जस्टिफाई करनी है, रेवेन्यू जस्टिफाई करना है। अभी आपने कल ही देखा होगा, मुझे नहीं पता कितना अभी उस पर चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए। कल जो ओपन एआई ने जो रेस्टोरेंट उद्घाटन किया सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने, और उन्होंने कहा कि किस तरह से इजरायली कंपनी के वाया कांग्रेस के नैरेटिव को देश भर में उठाने के लिए सोशल मीडिया पे एक कंसर्टेड कैंपेन चल रहा था जिसको ट्रैक करके ओपन एआई ने बंद किया। ये तो हमको कहते थे कि ये लोग करते हैं मैनिपुलेशन। ये कौन मैनिपुलेशन कर रहा है? सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई सामने सामने कह रही है इस बात को कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए, कांग्रेस की पोस्ट को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद लोगों ने ट्विटर पर बहुत सारे उदाहरण दिखाए इसके, कैसे ध्रुव राठी की पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स होते थे वो प्रॉपर कमेंट्स, और उनके अकाउंट को आप खोलो तो अकाउंट में कुछ नहीं है, वो सब इसी प्रकार के बॉट अकाउंट्स थे। और कल ही सुप्रिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे 650 मिलियन व्यू हैं और नरेंद्र मोदी के तो 125 मिलियन व्यू हैं, तो नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाएंगे। मतलब यूट्यूब और सोशल मीडिया के व्यूज से डिसाइड होगा कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। वोट से नहीं डिसाइड होगा। ना, वोट से तो हार जाएंगे ना। वोट से कैसे डिसाइड करेंगे? वोट से तो हार जाएंगे। ये जो कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही है, क्योंकि देखिए चुनाव का नतीजा जो भी हो, बीजेपी हार रही होगी तो 4 तारीख को हार जाएगी और जीत रही होगी तो जीत जाएगी 4 तारीख को। ये एक ट्रेंड है कि जैसे ही किसी फेज में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पे चुनाव होने वाला है तो राजपूत भाजपा से नाराज हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन से राजपूत हैं, कि मैं भी जाति से राजपूत हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे रिश्तेदार भी होंगे, मेरे रिश्तेदारों के भी जानने वाले होंगे, दोस्त होंगे। इस समाज में तो हम रहते हैं ना। मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे तो दिख नहीं रहे कौन से, मतलब वो कौन से राजपूत हैं जो भाजपा से नाराज हैं। फिर हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, उसकी 25-30 सीटों पर चुनाव होगा तो लगे जाट नाराज है भाजपा से। चले ठीक है, जाट नाराज है। फिर पता चलता है कि मराठा नाराज है, मराठा आंदोलन हो गया महाराष्ट्र में। ये इसके पीछे की जो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी थोड़ा समझाइए। मुझे क्या लगता है वैभव जी कि देखिए, आप और मैं, आप भी ग्राउंड पे घूमे होंगे, मैंने भी बहुत राज्यों में देखा है अभी जाके। सामान्य मानव जो है इस धरती पर, भारत में अलग अलग जगह पे रहने वाला, चाहे गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला, वो बहुत ज़्यादा इन बातों से प्रभावित नहीं है। उनसे आप पूछोगे क्यों वोट दिया, तो बहुत लोग कहेंगे कि राम मंदिर बन गया इसलिए हमने वोट दिया। बहुत लोग कहेंगे सड़कें बहुत बढ़िया हो गई इसलिए हमने वोट दिया। बहुत लोग कहेंगे कि भारत का दुनिया में नाम बहुत हो गया इसलिए हमने वोट दिया। मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं, 1-2 उक्का बुक्का तो सबको मिलते हैं, पर बहुतायात में मुझे तो कहीं ऐसा कोई मिला नहीं जो ये कहता हो कि मेरे समाज के साथ नरेंद्र मोदी ने बहुत अन्याय किया है। तो मुझे क्या लगता है कि ये मोर और लेस सोशल मीडिया का और एक वर्चुअल वर्ल्ड में खड़ा किया गया नैरेटिव है, जिसके बल पर नए नायकों का उभार करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो राजस्थान में वो एक निर्दलीय विधायक हों, चाहे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हों जो बार बार अनशन पे बैठ जाते हैं, या अन्य लोग हों। तो मुझे क्या लगता है कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आप नए स्तर पर, मतलब ये पर्पल रेवोल्यूशन 2.0 है। पहले पर्पल रेवोल्यूशन के एडिशन में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल का उभार हुआ। जब ये मिस्र से, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मिस्र से ये शुरू हुआ था सब, और वहाँ से धीरे धीरे ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में करने का इसको अरब स्प्रिंग जो हुई थी। हाँ, तो जब हुस्नी मुबारक को हटाया, वहाँ से तो शुरू हुआ था ये सारा। उसके बाद और अब इसके सेकंड फेज में, और उसमें भी आप देखिएगा उस समय रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक सीनियर अधिकारी जो कि भारत सरकार की तरफ से वहाँ पोस्टेड थे मिस्र में,
उन्होंने मुझसे बताया एक मीटिंग के दौरान, तो मुझे बताया कि यार फेसबुक के और गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हमने एक प्रोजेक्ट दिया था, हमने अपनी रिक्वायरमेंट कुछ रखी थी वहाँ पे और हमने उसका प्रचार किया था, अखबार में एडवर्टीजमेंट दी थी। तो उसकी प्रेजेंटेशन देने के लिए फेसबुक और गूगल दोनों के ही एम्प्लॉयज़ आए थे हमारे पास, और उन्होंने अपना अपना प्रपोजल दिया और उसकी प्रेजेंटेशन दी। तो हमने सुनी। उन्होंने बताया कि जब तहरीर स्क्वायर में प्रोटेस्ट शुरू हुए कायरो में, तो मैं एक दिन ऐसे ही चला गया वहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखा कि वहाँ पे जो हमको हमारी एम्बेसी में प्रेजेंटेशन देने आए थे, वो वहाँ पे फूड पैकेट्स बांट रहे थे, फेसबुक और गूगल के एम्प्लॉयज। यही किसान आंदोलन में नहीं हो रहा था? मैं तो अभय जी एक बात और कहता हूँ इसमें कि ये केवल तहरीर स्क्वायर की ही बात नहीं है। आप अपने देश में भी जगह जगह देखो तो जो लोग अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उनके सबके आपस में कोई ना कोई लिंक्स है। वो लोग सब कहीं ना कहीं मिलते हैं। आप समझिए, होस्नी मुबारक भले तानाशाह हों, मैं उस समय बहुत, मेरी आयु नहीं थी तो मुझे एकदम ध्यान नहीं है कि किस प्रकार का शासन था, पर यह है कि वो बहुत लंबे समय से शासन कर रहे थे। और लंबे समय से करने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें करता है तो निश्चित रूप से वो तानाशाह रहे होंगे, मैं मानता हूँ। पर इजिप्ट उस समय एक समृद्ध देश होता था, लिबिया एक समृद्ध देश होता था। लिबिया में तो शादीशुदा होते ही आपको घर तक सरकार बना के देती थी, सरकार घर देती थी, सरकार आपका हेल्थ केयर से लेकर के एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन तक फ्री था। हाँ, तो लेकिन आज उन देशों का क्या हाल है? क्यों? क्योंकि आपने अस्थिर शासन ला दिया। ये तथाकथित रिवॉल्यूशन के बल पर आपने अस्थिर शासन ला दिया। अस्थिर शासन, इंस्टेबिलिटी, इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं अनरेस्ट, उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं पॉवर्टी, उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं सिविल वॉर, जो आज तक उन जगहों पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि ये जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मिलीजुली सरकार आनी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट होना देश के हित में नहीं है क्योंकि शासक तानाशाह हो जाता है, इसलिए 50 पार्टियों की सरकार होनी चाहिए ताकि उस पर प्रेशर बना रहे कि वो कुछ भी अनलॉफुल ना कर दे। फालतू की बातें करते हैं कि अगर सड़क शांत हो जाएगी तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, हाँ, या सड़क शांत हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। मतलब इस तरह की बातें करना, मतलब कि आप 24 घंटा फिर आंदोलन करें। ये एक्चुअली देखिए, ये गुलाबी बातें करना, ये सबसे आसान तरीका होता है नई जनरेशन को मोहने का। अब ये कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देश में पेंडिंग है, खाली पड़े हैं पद, हम आएंगे तो खटाखट जुलाई में सबको 30 लाख पदों को भर देंगे, 1-1 लाख रुपया महिलाओं के अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, किसानों को स्वामीनाथन के हिसाब से MSP दे देंगे, सब दे देंगे, एक रात में ही सब कर देंगे। बजट कहाँ है इतना? नहीं, इनसे पूछो तुम अपने यहाँ क्यों नहीं करते? जहाँ तुम हो वहाँ तो कर लो, पंजाब में कर लो ना भाई, पंजाब में क्यों नहीं करते? वहाँ तो तुम्हारी सरकार है। कर्नाटक में कर लो, आंध्र में अब तक कर लेते, तेलंगाना में कर लो। तो इनको क्या है कि ये पूरा देश को दोबारा से उन अनस्टेबिलिटी की आग में झोंकने का एक षड्यंत्र है। अगर आपको याद हो, मेरे बचपन में 90s, अर्ली 90s में जो फिल्में आती थी, 94, 95, 93, मिथुन चक्रवर्ती की और इस तरह के एक्टर्स की जो फिल्में आती थी, उन फिल्मों में जो नेता की छवि थी कि नेता एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बोल रहा है और वो सारे कुकर्म कर रहा है, वो नेता की छवि कहाँ से निकली थी? वो उस समय के समाज से निकली थी। उस समय शासन में कौन लोग थे? यही लोग थे जो आज इंस्टेबिलिटी की पैरोकारी कर रहे हैं। उन्होंने देश का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, एक बहुत सीनियर नेता, प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़े डॉक्टर की गाड़ी खो गई थी बिहार में और उन्होंने सब नई गाड़ी खरीदी थी, शहर में सबसे महंगी गाड़ी थी, सब जगह घूमे, कहीं गाड़ी नहीं मिली, बहुत नामी डॉक्टर थे, तो SP को बुलवाया, IG को बुलवाया, गाड़ी नहीं मिली तो किसी ने बोला कि लालू जी से तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, वहाँ चले जाओ, उनसे शिकायत करो, गाड़ी मिल जाएगी। तो वहाँ गए तो गाड़ी अंदर ही खड़ी, फिर उनको सामने से पैसे दे के वो गाड़ी छुड़वानी पड़ी उस स्थिति में। और वैसा आदमी मुख्यमंत्री 20-25 सीटें लेके प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा हो या ये कह रहा हो कि तुम्हारी विदेश नीति ऐसे नहीं ऐसे चलेगी। कोई नेता 40 सांसदों के बल पर ये कह रहा हो कि ये फलाना इशू पर तुम ऐसा नहीं ऐसा बोलोगे,
या अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा, एक पूर्ववर्ती टेलीकॉम कंपनी के मालिक कह रहे थे कि मैंने 3-4-5 हज़ार करोड़ रुपए मुझे अपनी कंपनी 3400 करोड़ में बेचनी पड़ी, पर मैं अगर वो कंपनी बेचने का मुझ पर दबाव नहीं होता कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इतने पैसे में बेचो, तो मैं वो AT&T $8 बिलियन में खरीदती उसे। तो उस पीरियड में जहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ, कोई ना प्रधानमंत्री की सुप्रीमसी को स्वीकार करता है, ना कोई सरकार के कॉमन मिनिमम एजेंडा को, कॉमन पॉइंट प्रोग्राम को स्वीकार करता है, ना जिनके लिए देश प्रायोरिटी है, ना जिनके लिए इस देश का कल्चर प्रायोरिटी है, अपनी अपने नेटिव कल्चर, अपने अपने राज्य, अपने अपने निजी हित जिनके लिए प्रायोरिटी हैं, जो बिल्डरों को टेलीकॉम लाइसेंस बांट देते थे, वो राज ये लोग वापस लाना चाहते हैं। और उसमें ये सब पार्टीज हैं, चाहे वो ये जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो लुटेन गैंग के लोग हैं या अन्य कोई भी। मैंने एक ट्विटर पे एक पोस्ट भी किया था, ट्वीट भी किया था, और उस पर मैंने लिखा भी था कि अगली जो सरकार आने वाली है भाजपा की, आएगी तो बीजेपी की ही, ये तो ठीक है, 2-3 दिन बाद सबको क्लियर हो जाएगा। ये जो दौर होगा ये प्रोटेस्ट का, बिकॉज अगर हम जैसे हमने देखा 14 से 19 तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए भारत में, और 19 के बाद प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते ही रहे, मतलब रुका ही नहीं सिलसिला, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई प्रोटेस्ट रहे। मैंने कहा अगर 24 में फिर जीत जाती है तो मैंने कहा कि उससे भी ज़्यादा 1924 का जो दौर था उससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेशन होगा सड़कों के ऊपर। अब ये हितों को सूट करता है, जो अमेरिका है या यूके है, जो भी भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, उनके हितों को सूट करता है कि यार ये सरकार जाए, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग जो हो पाती थी वो ब्लैकमेलिंग नहीं हो पा रही है। रशिया से तेल नहीं खरीदना सुन नहीं रहा सामने वाला, ईरान से तेल नहीं खरीदना सामने वाला नहीं सुन रहा, और हमको उसके साथ डील भी करना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई है हमारी, और हमारी मजबूरी है, हमको उसको डील करना पड़ रहा है। दुनिया की मतलब इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है, मतलब दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गई है, एंड जापान को भी अब तो टेक ओवर कर लिया है। तो मेरा कहना ये है कि ये प्रोटेस्ट तो होंगे। इसकी शुरुआत आपके हिसाब से, जैसे कि राहुल गांधी ने भी हाल ही में बयान दिया कि अगर मैच फिक्सिंग का चुनाव हुआ, अगर मतलब मैच फिक्सिंग चुनाव मतलब अगर भाजपा जीती, इन शॉर्ट ये अगर भाजपा जीती तो इस देश में सड़कों पे आंदोलन होंगे, आग लगेगी, ये देश जो है, इस देश में आग रुकेगी नहीं। उन्होंने बयान दिया अपनी रैली में। तो ये मतलब अब ब्लैकमेलिंग तक आ गई ये चीज़। देखिए ऐसा है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है इनके पास। 10 साल से इन लोगों ने बहुत पेशेंस रख ली। कांग्रेस इतने समय तक देश में कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रही है, उनके रिसोर्सेज सूख रहे हैं। मैंने पहले भी आपके यहाँ एक डिस्कशन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी गरीब है और नेता अमीर है। कांग्रेस का और कांग्रेस के इकोसिस्टम का जो खर्चा है वो सब सरकारी पैसे से चलता है। खुदा ना खास्ता कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए तो अगले साल से आप देखेंगे कि राजीव गांधी के बर्थडे पे 20-20 अखबार में ऐड आएंगे, 10-10 पन्नों पे ऐड छपेंगे। वो पैसा कांग्रेस अपनी जेब से नहीं देती, सब सरकारी पैसा होता है। इनके इकोसिस्टम के लोग फिर से फॉरेन ट्रैवल शुरू कर देंगे, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होने लग जाएंगी, सब कुछ होने लग जाएगा। पीएम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मणिशंकर अय्यर जैसे बोलते हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला कि चाइना एलिजेडली एंटर्ड इनटू बॉर्डर्स ऑफ इंडिया 1962। मणिशंकर अय्यर ने तो ये भी कहा ना कि अब पाकिस्तान के पास बम है, आपको उसे डरना चाहिए। तो या फारूक जो कह रहे थे कि पाकिस्तान क्या चूड़िया पहन के बैठा रहेगा अगर तुम कुछ करोगे। तो ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये उन्होंने इतने साल अपनी लाइफ में इसी को जिया है, यही उनका सोचने का तरीका रहा है हमेशा से। और इस तरीके को नरेंद्र मोदी और उनके साथ के लोगों ने चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्या कर दिया? डेसिमेट कर दिया। आज ये आइडिया ऑफ इंडिया जो इन लोगों को 50 साल से 70 साल से भारत ढो रहा था, उसको लोगों ने उतार के फेंक दिया। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा ये कैसे डील करें चीज़ों से। अब ये 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और इनको अब भी कोई आस नहीं दिख रही। तो इनको आस केवल सिविल अनरेस्ट में दिख रहा है। जैसे आप देखें तो और देशों में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि जहाँ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेबल गवर्नमेंट्स आ गई हैं तो दूसरे देश कह रहे हैं कि नहीं नहीं चुनाव ठीक से नहीं हुआ, नहीं 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 गड़बड़ है गड़बड़। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अभी पीछे चुनाव हुए, वहाँ भी यही कहा गया। तो
अभी क्या है कि अभी फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कहने की। मैं हमारे पड़ोस में तो जो ईमानदारी से एक चुनाव हुआ है उनकी एग्जिस्टेंस में, उसके बाद देश ही खत्म हो गया, मतलब देश ही टूट गया। एक ही ईमानदारी वाला चुनाव था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है, ये लोग जो है ना, ये लोग इन्फ्लुएंस जुटा नहीं पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ये ओपनली कर दें इस काम को, तो ये बैक चैनल से कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर सैम पित्रोदा की बातों से या मणिशंकर अय्यर की बातों से आप सहमत नहीं हो और आपको हर उनके बयान के बाद एक स्टेटमेंट जारी करके आप उसे डिसोन करते हो, उनको पार्टी से निकाल दो ना। सैम पित्रोदा आज भी आपका मेंबर है ना, मणिशंकर अय्यर आज भी आपका मेंबर है ना। ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो। हाँ, अब तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये ओवरसीज कांग्रेस क्या होती है, मतलब देश के बाहर कहाँ चुनाव लड़ते हैं ये? मुझे भी पता नहीं क्या ये ओवरसीज कांग्रेस क्या चीज है, भगवान ही जानता है क्या चीज़ है। मुझे लगता है कि ये सैम पित्रोदा के लिए कोई पोजीशन बनाई गई है, जैसे एक प्रोफेशनल कांग्रेस भी है जो शशि थरूर चलाते थे, अब उसको प्रवीण चक्रवर्ती चलाते हैं। खैर, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं हो तो आप उनको हटा दो ना, निकाल दो। आप उनको हटाते भी नहीं, आप उनको निकालते भी नहीं, और आप कह रहे हो कि नहीं ये हमारी बात नहीं बोलते हमारी। राहुल गांधी ने पर्सनली डिसोन नहीं किया है। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि यार सैम पित्रोदा ने जो कहा है मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। सैम पित्रोदा का बयान जो है उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने डिसोन नहीं किया। वैभव जी, आप तो ऐसे देखो, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मुलायम सिंह सैफई में पैदा हुए, मैनपुरी के पास। आज आप सैफई जाओ तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मुलायम सिंह का गांव है। उस गांव में एयर स्ट्रिप है, मेडिकल कॉलेज है, बड़ा अस्पताल है, स्टेडियम है, सब कुछ है उस गांव में, चौड़ी सड़कें हैं। भाई जब मैं 2006 में गया था सैफई, तो 2006 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब मैं स्तब्ध रह गया था। आप सैफई की सीमा में प्रवेश करते चमत्कृत हो जाते हो। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में वाराणसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। बिल्कुल। ये लोग जो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं सुधार पाए 60-70 साल में, ये क्या देश का भला करें। हर बार इनको आकर यही कहना पड़ता है कि नहीं, मैं आपको अपना बेटा देके जा रही हूँ, मैं अपने आप पापा लेके आई हूँ, मेरे को जिता दो, मेरा बड़ा पुराना संबंध है आपसे। अरे काहे का संबंध है? संबंध तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होता है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट में आप भी इज्जत करो, हम भी इज्जत करें। जब आप अमेठी में हार गए तो आप दुनिया में जाके ये कह रहे हो कि साउथ के लोगों की समझदारी ज़्यादा अच्छी है, नॉर्थ के लोगों में समझदारी नहीं है। बिल्कुल। अब आप वहाँ चुनाव जीतने आ गए हो। तो इन लोगों को क्या है, इनके स्वार्थ इनके लिए सर्वोपरि, और इनको कुछ भी मैटर करता है नहीं। उड़ीसा के तो एक लीडर है, आप उड़ीसा में भी थे, अभी आपकी हमारी जब बात हुई तो एक थोड़ा उड़ीसा के बारे में बताएं कि आपने वहाँ क्या देखा है उड़ीसा में जब आप थे, आपका जो प्रवास था। और उसने बोला कि वी आर अ डिफरेंट नेशन। तो ये जो हम ये देख रहे हैं कि पहले ये डीएमके वाले इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, फिर अब हमने देखा है कि ये तेलंगाना में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग शुरू है, और आप खुद उड़ीसा में अभी थे, तो उड़ीसा में आपने क्या देखा? ये साउथ में क्या बीजेपी की आहट से इनको डर लग गया है और ये इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, डीएमके का एग्जिस्टेंस केवल एलियनेशन के ऊपर है, और कुछ नहीं है उनके पास, कोई एजेंडा नहीं है। उनको केवल आता ही है कि वहाँ रहना है तो वहाँ के लोकल समाज में जो जो लोग हैं उनको गाली दो, उनको एलियनेट कर दो, ब्राह्मणों को वहाँ के एलियनेट कर दो, वहाँ के अच्छे एजुकेटेड क्लास को एलियनेट कर दो, और नॉर्थ साउथ का डिवाइड कर दो, हिंदी पर कर दो, टेक्नोलॉजी पे कर दो, जीडीपी पे कर दो, पर कैपिटा इनकम पे कर दो, डिवाइड क्रिएट कर दो। डिवाइड क्रिएट करके लोगों में घृणा भर दो, उस घृणा के बल पर जीतते रहो। तो अब ये एक ट्राइड टेस्टेड फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला को अब बाकी राज्यों में भी उनके अलाइज लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के भाई कहते हैं कि द्रविड़ नाडु को अलग हो जाना चाहिए। केरल वाले कहते हैं कि हमारा तो सोशल इंडिकेटर बहुत गजब है, हम लोग तो ऐसा है वैसा है, हम लोग तो क्यूबा को टक्कर देते हैं। तेलंगाना में आपने नाम लिया केटीआर भी यही कह रहे थे कि वी आर अ डिफरेंट कंट्री, लुक एट आवर जीडीपी, लुक एट देयर जीडीपी, वी हैव नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर इन अस। अरे तो तुमने इतना ज़बरदस्त तुम कर दिया, तुमको निकाल के बाहर क्यों फेंक दिया वहाँ के लोगों ने? तुम में एक बेसिक डिसेंसी नहीं है। 10 साल चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल में उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए कोई भी समय ऐसा नहीं था जब माननीय प्रधानमंत्री वहाँ गए हों और उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री एयरपोर्ट गया हो। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल।
प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को लेने आना मुख्यमंत्री आता है, और वो एक बार भी नहीं आए। वो इवन मनमोहन सिंह जब गुजरात जाते थे तो मोदी जाते थे उनको लेने। और टीआरएस को बीआरएस कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब वो ना टी की रही ना बी की रही, कहीं के भी नहीं रहे। और इस बार मुझे लगता नहीं कि तेलंगाना में लोकसभा में उनको कोई सीट मिलेगी। जहाँ तक उड़ीसा की आपने बात कही, देखिए ये उड़ीसा के विषय में एक बात है कि नवीन पटनायक 20-22 साल 25 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग वहाँ पर। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस का उससे पहले का जो शासन था वो ऐसा कुशासन का काल था कि भगवान किसी राज्य को ऐसे दिन ना दिखाए। कांग्रेस के शासन में उड़ीसा के जो हालात थे कि लोग भूखा मरने को मजबूर थे। काला हांडी का अकाल या काला हांडी को सिनोनिमस कर दिया गया भूखमरी से, ये कांग्रेस के शासन में हुआ। उसके बाद नवीन आए और नवीन वहाँ 20-25 साल से हैं, उन्होंने कुछ कार्य करने की कोशिश की, पर अभी पिछले बहुत साल से वो अशक्त हैं, बीमार रहते हैं, ज़्यादा निकलते भी नहीं हैं, और उसके कारण उनके आसपास एक लॉबी ने कब्जा कर लिया है। पांडियन जो है वो जो उनके एक IAS अफसर, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, VK पांडियन, तमिल मूल के हैं वो, और वहाँ वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, वही डी फैक्टो BJD के प्रेसिडेंट हैं जो सब कुछ वहाँ चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा की जनता को वो अच्छा नहीं लग रहा। देखिए ठीक है, भारत एक राष्ट्र है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, हम तो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी कहते हैं, पर ये सच्चाई है कि आप उस धरती पर जब तक पैदा नहीं हुए, आपके अंदर उस धरती के संस्कार नहीं है, तब तक आप उस धरती की समस्याओं को नहीं समझ सकते। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सोनिया गांधी क्यों प्रधानमंत्री ना बने उसमें भी था। तो एक भूमिपुत्र जो समझता हो, जिसको वहाँ की भाषा आती हो, जो वहाँ रहा हो, जिसको वहाँ की समस्याओं का अंदाज़ा हो, वो मुख्यमंत्री बने। ये मुझे लगता है कि उड़ीसा की जनता को दिख रहा है कि भाई उनके साथ एक गड़बड़ हो रही है। उनके एक अच्छे नेता को एक तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस में अशक्त कर दिया गया और राज हाथ में ले लिया एक ऐसे व्यक्ति ने जो राज्य मूल का है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि लोग इसके पक्ष में नहीं है और लोग कुछ ना कुछ इसका परिणाम दिखाएंगे। आज वहाँ फाइनल फेज है, 4 को नतीजे आएंगे विधानसभा के, लोकसभा के, दोनों के साथ में। तो मुझे लगता है इसका एक असर और इसका एक परिणाम दिखेगा। साउथ में बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बिकॉज आप जाते भी हैं और आपका काम भी है इन चीज़ों को देखना, तो मुझे बताइए कि साउथ में बीजेपी के परफॉर्मेंस को आप इस लोकसभा में आपका अपना व्यक्तिगत एनालिसिस क्या है कि बीजेपी कैसा परफॉर्म कर रही है? दक्षिण भारत को अगर हम क्यूमुलेटिव रूप से देखें, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों में क्यूमुलेटिव रूप से जितनी सीटें हैं, तमिलनाडु में 40 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, केरल में 20 हैं, आंध्रा और तेलंगाना, इसमें क्यूमुलेटिव रूप से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी, ऐसा मुझे लगता है। कर्नाटक में भाजपा की सीटें बहुत कम होने की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि पिछली बार की फिगर के आसपास ही होंगे। मुझे लगता है केरल में 1, 2, 3 सीट भाजपा को जीतना चाहिए और तमिलनाडु में भी जीतना चाहिए। श्योर मैं इस बात को लेके अवश्य हूं कि वोट परसेंटेज दोनों जगह अप्रत्याशित बढ़ेगा और मुझे ऐसी आशा है कि सीट भी आएंगी। आंध्र में भी भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और आंध्र में भाजपा के गठबंधन वाली सरकार विधानसभा में बनेगी। तेलंगाना में अभी चुनाव हुआ है और कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीती है, पर लोकसभा में मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार भाजपा की 4 सीट आई थी, भाजपा 2 से 2.5 गुना बेटर करेगी अपनी परफॉर्मेंस। यानी कि 8 से 10 सीट आएगी। 8 से 10 सीट कम से कम आनी चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरे दक्षिण भारत का विंध्य के नीचे का जो रीजन है, उसमें अगर आप उसको एक जोन माने तो उस जोन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा होगी। आपका मानना ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा की मतलब उत्तर में कम तो नहीं हो रही और होगी भी, तो अगर मैं ये मान लूँ कि चले पिछली बार जो सीटें जीती थी एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ उम्मीदवार ठीक नहीं होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात हो सकता है वो हार जाएं। तो अगर 10-12 सीटें अगर भाजपा की उत्तर से कम भी होंगी तो वो साउथ से रिकवर भी हो रही हैं, पूर्व से भी होंगी। पूर्व से भी उड़ीसा, बंगाल, दोनों जगह बहुत बढ़त मिलेगी, मेरे को ऐसा लगता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस उत्तर और पश्चिम में भाजपा अपने आप को रिटेन करेगी। जब मैं उत्तर पश्चिम कहता हूँ तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद झारखंड, इस पूरे रीजन को आप मानिए ये हिंदी भाषी राज्य हैं। तो इसमें भाजपा अपनी पोजीशन को मोर और लेस रिटेन करेगी। पश्चिम मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इसमें भाजपा अपनी पुरानी पोजीशन को रिटेन करेगी। हो सकता है सहयोगियों को थोड़ा सा घाटा हो, पर भाजपा अपनी पोजीशन को रिटेन करेगी। पूर्व में मतलब बंगाल और मुख्यतः बंगाल, झारखंड, इन और खासतौर पे उड़ीसा, इन राज्यों में भाजपा सीटें बढ़ाएगी। मैं मानता हूं इन दोनों राज्यों में क्यूमुलेटिव रूप से 10 से 15 सीटों की बढ़ोतरी होगी, 10 से 12 होगी ही होगी। नॉर्थ ईस्ट लगभग पिछली बार भी 7 था, इस बार भी 7 होगा, और दक्षिण में सीटें बढ़ेंगी। तो इसलिए मेरा ये अनुमान है कि जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एनडीए 250 से नीचे चला जाएगा, मैं मानता हूँ 325 लगभग अकेले भाजपा होगी। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी का 400 पार का दावा सत्य हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा हो। अभी उस दिन अशोक भाई आए थे तो उस दिन भी हमारी चर्चा इसी पे थी कि 400 पार हो या ना हो वो एक अलग बहस हो सकती है। प्रधानमंत्री एक राजनेता हैं और एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पे ये उनका काम है कि वो राजनीति करें, वही तो उनका काम है। और काम क्या है उनका? तो वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 400 पार क्या, हम तो 450 पार, 500 पार भी वो कहें, भाई वो उनकी राजनीति को शूट करने वाली चीज है, वो करें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोई चीज वास्तविकता के धरातल से बिल्कुल अलग चली जाए कि भाजपा तो हार रही है, मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट में मैं तो एक बात कहता हूं इसमें वैभव जी कि जो ये कह रहे हैं कि भाजपा 150 पे आ रही है, हाँ, या 180 पे आ रही है, वो ये बताएं कि कांग्रेस को सीट मिल कहाँ रही है। और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की खुद की 2009 की जो सरकार बनी थी या 2004 में जो सरकार बनी गठबंधन की, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 145 थी 2004 में, 2009 में 206 थी। पॉइंट ये है कि कांग्रेस कहाँ सीट बढ़ा रही है। यूपी में बढ़ा रही है क्या? यूपी में तुम्हारे रायबरेली अमेठी में तो जीतने के लाले पड़ रहे हैं। बिहार में बढ़ा रही है क्या? कहाँ कांग्रेस सीट बढ़ा रही है? और ये कहना है कि राहुल गांधी के पीए से हार जाएंगे चुनाव, मतलब ये बार बार करे कि राहुल गांधी के पीए। पहली बात तो वो आदमी राहुल गांधी का पीए नहीं है किशोरी लाल, नहीं, मैं तो वो गांधी परिवार का पीए है। मैं तो एक बात और कहता हूँ इसमें कि मान लीजिए वैसे तो 101% स्मृति जी जीतेंगी 2-2.5 लाख वोट से, पर मान लीजिए 1% किशोरी लाल शर्मा स्मृति जी को हरा दे, तो इसमें औकात और हैसियत तो राहुल गांधी की पता लगती है कि तुम जिससे हार गए उसको तुम्हारे पीए ने हरा दिया, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम किस लायक हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अमेठी की जनता कह रही है कि बस गांधी को मत लाओ, बाकी जिसे चाहे गधे किशोरी लाल भी चलेगा, हाँ कोई भी चलेगा। मतलब ये तो कांग्रेस के लिए डूब मरने की बात होनी चाहिए, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के लिए डूबने मरने की बात होनी चाहिए। तो ये लोग तो क्या है, ये लोग इस फेर में हैं कि किसी तरीके से कुछ भी करके एक माहौल ऐसा बना दें। इन्होंने पिछले 4 चरणों में आज मिला के यही कोशिश की है कि हम माहौल बना दें कि जो स्विंग वोटर है उसको लगे कि नहीं भाजपा हार रही है, और उसको भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा भाई? आप अपने पड़ोसी से, दोस्त से, चाय वाले से, ड्राइवर से, कलीग से बात करोगे तो कहे किसको वोट दिया? मोदी जी को वोट दिया। तो कौन वोट नहीं दे रहा है? कौन कांग्रेस को वोट दे रहा है? और कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं लोग? जमीन पर इसका कहीं रिफ्लेक्शन है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है, और ये जितनी जल्दी कांग्रेस का मिस। और मैं तो इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा वैभव जी कि देखिए पिछले 7 चरणों में और उससे पिछले 2-3 महीनों में एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट एक चीज़ का, ना केवल कांग्रेस और उसके पार्टनर्स बल्कि इन सब इकोसिस्टम वालों ने भी बनाने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग बायस्ड है, एजेंसीज बायस्ड है,
देश का एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड है, देश का इलेक्शन मैकेनिज्म बायस्ड है ईवीएम हैक होती है और ईवीएम हैक होती है। ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने इस बार ये सोच लिया, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस बार ये सोच लिया है कि हम इस देश में इंस्टेबिलिटी ला कर रहे हैं। जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, ये नतीजों को नहीं मानेंगे। अभी पीछे दिल्ली में चाणक्यपुरी में 27-28 लेफ्ट लिबरल संगठनों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव डे की रणनीतियाँ बनाई गई कि कैसे कैसे इलेक्शन पिटिशंस डालनी है, कैसे कैसे स्टेटमेंट देने हैं, कैसे। और ये पब्लिक में है, मतलब मैं कोई आपको रास्ता उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ। वहाँ बैठे हुए कई लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं बाद में कि कैसे इस देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, कैसे इस देश के चुनाव के मैकेनिज्म को चैलेंज करना है, और ये इंश्योर करना है कि लोगों के मन में शक पैदा हो, लोगों के मन में दुर्भाव पैदा हो इस देश की एक प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रति, और वो हो उसके बल पर फिर सिविल अनरेस्ट, सिविल वॉर, दंगे भड़काए जाएं, चुनाव आयोग में पिटिशन डाली जाएं और सरकार को शपथ ना लेने दी जाए। ये सब होने वाला है, और मैं कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये इनके एक्शंस बोल रहे हैं। आपने स्वयं का राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है, और राहुल गांधी अकेले नहीं है कहने वाले, सब पार्टियां ये कह रही हैं। ये इनको दिख गया। शरद पवार ने तो कुछ दिन पहले कहा ही था कि अगर ये चुनाव भी हार गए तो छोटी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज होना जाना चाहिए। अल्टीमेटली शरद पवार, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगी। इनकी यही नियति है। निकली भी कांग्रेस से ही है एनसीपी, इनकी नियति यही है, ये और कुछ कर नहीं सकते। पर इस देश में संघर्ष के, चाहे वो जातीय संघर्ष हो, चाहे वो वर्ग संघर्ष हो, और चाहे वो सरकार और जनता के बीच का संघर्ष हो, ये उस संघर्ष के बीज बोना चाहते हैं ताकि इस देश में वापस इंस्टेबिलिटी आए, क्योंकि इंस्टेबिलिटी में ये लोग ग्रो करते हैं। बिना इंस्टेबिलिटी के ये लोग ग्रो नहीं करते। ये होने के समय ये ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि इन्फॉर्म्ड लोग इस देश के, वो इस देश की चुनाव प्रक्रिया में न केवल भरोसा बनाए रखें, बल्कि वो खुलकर सामने आएं और बोलें इस बात को कि। और मैं अभी एक और इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं देश के, यशवंत देशमुख, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। मेरे एक मित्र हैं, वो इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं 80 देशों में चुनाव प्रक्रिया में एज इन्विजिलेटर, पर्यवेक्षक रह चुका हूँ, और जब जब मैं किसी देश की चुनाव प्रक्रिया में जाता हूँ, मेरा भारत की चुनाव प्रक्रिया पर गर्व करने का मन और ज़्यादा होता है। मेक्सिको में 15 करोड़ की आबादी में अब तक 40 लोग मर चुके हैं चुनाव में। अभी यही आज हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ चुनाव चल रहे हैं पिछले कुछ दिन से। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, 96 करोड़ वोटर है, शांति से चुनाव हो रहा है। अनरेस्ट कहाँ हो रहा है? विपक्षी शासित राज्यों में। ईवीएम सुबह उठा के तालाब में कहाँ फेंकी गई? बंगाल में। और फिर यही लोग शोर मचाते हैं कि चुनाव बायस्ड है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कैंडिडेट को मार, मतलब पीट पीट के भगाया गया। कल रात को संदेश खाली से इतने वीडियोस आए हैं कि पुलिस वाले घर घर जाके धमका रहे हैं कि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये किस मुंह से तानाशाही की बात करते हैं? दयाली घोष करके एक वहाँ उनकी कैंडिडेट हैं, उसको उन्होंने शिवलिंग की ऊपर क्या किया था, मतलब शिवलिंग को कॉन्डम पहनाया उसने, महिला ने, और उसको टिकट दिया, टीएमसी टिकट दे दिया। मतलब आपको टिकट देने के लिए हिंदुओं का अपमान करना होगा, आप अपमान करते ये हो। बेसिक प्रेमाइस है उनका टिकट देने वो कोई नहीं है वो लड़की, मतलब शी इज जस्ट नोबडी, और उसको टिकट इसलिए दिया गया हिंदुओं को औकात दिखा सके, और क्या कारण है? कमाल हो गया इस देश में कि मतलब आपको टिकट। अब इमेजिन कीजिए, मैं ये कहता हूं कि इसको जरा थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं। ये काम एक नुपुर शर्मा थी जिसने, तस्लीम रहमानी ने कुछ कहा और उसने उसका जवाब दिया था। उसने प्रोवोक नहीं किया था नुपुर ने सिर्फ जवाब दिया था। और नतीजा क्या हुआ? और एक लड़की ने शिवलिंग को कॉन्डम पहना दी और उसको टिकट मिल गया। देखिए, नुपुर मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, और आज से नहीं है, 15-16 साल से मेरे मित्र हैं वो। उन्होंने पहला डूसू का चुनाव जब लड़ा था तब से मैं उनको जानता हूँ। उनके जीवन को जैसे दुश्वार किया इन लोगों ने,
मुझे लगता है कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को शर्म आनी चाहिए उसकी, पर और कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करोगे? 1989 की सैटेनिक वर्सेस पर 2023 में सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो आपने एक अच्छी खासी राजनेता की, और राजनेता से पहले एक युवती की, एक भारतीय महिला की जीवन को आपने नष्ट कर दिया। वो कभी खुल के सांस नहीं ले सकती, उसको हमेशा सिक्योरिटी चाहिए। कब कौन कहाँ से निकल आए और कन्हैया लाल की तरह गला चीर दे आप नहीं जानते। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के बहुत बड़े समाज का संरक्षण है ऐसे लोगों को, और यही माहौल ये लोग बनाए रखना चाहते हैं। चाहे वो शाहबानो हो, चाहे वो राम जन्मभूमि की टाइम दी गई कुतर्क हो कि राम तो यहाँ नहीं वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ नहीं वहाँ पैदा हुए थे। थाईलैंड की अयुथया असली अयोध्या थी, राम वहाँ पैदा हुए थे। हर लेवल पर, या जब काशी विश्वनाथ का विषय है जिसमें नुपुर उत्तेजित हुई कि पेवमेंट्स पर बने हुए डोम जैसी आकृतियों को कहा कि इतने शिवलिंग लगे हैं, इस बात न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शिवलिंग बताया। हाँ, तो ये सब बातें करने का, कहने का जिन्होंने ठेका उठा रखा है उनको प्रश्रय ये पूरा समाज देता है। और वही समाज अब उसने ठेका उठाया है कि किसी तरह इस देश में अस्थिरता लाई जाए, इस देश की शक्तिशाली इमेज जो बन रही है। और मित्रों की आर्काइव्स वगैरह तो हमने सबने पढ़ा है कैसे ये देश कॉम्प्रोमाइज्ड था। उस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से आज हम बाहर निकले हैं, तो इसको वहाँ वापस लाने के लिए वो सब एजेंट्स काम कर रहे हैं, और उसी की चरण में अगला पर्पल रेवोल्यूशन भारत में लाने की कोशिश ये लोग निश्चित करेंगे 4 तारीख के बाद। तो मुझे तो लगता है कि, और आप इतना लोग आपका चैनल देखते, इतना ऑडियंस है, हम सबको अवेयर सिटीजन्स को तैयार होना चाहिए इसके खिलाफ कि जब ये शुरू हो तो हम उतनी ही गति से उनको उत्तर दे सकें उसका, और ये इंश्योर करें कि देश में एक सबल, सुरक्षित, समझदार और देश का भला करने वाले सरकार आए और बनी रहे। तो आज का प्रोग्राम हम इस चीज़ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, मोर और लेस उतने ही बहुमत के साथ आ रही है, और परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर ही हो सकती है, कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं होनी है। मतलब 303 से आप 313, 323 जा सकते हो, बट 293 पे नहीं आ सकते, नहीं है। और जो भी ये भाजपा को हरा रहे थे, अब शाम को एग्जिट पोल आएंगे तो सारे बताएंगे, अपने अपने दावेदारी करेंगे, इतनी सीटें, अभी 2 दिन और उनके पास मौका है तनख्वाह बटोरने का। हाँ, उसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई भाजपा हार रही है। और योगेंद्र यादव का, लेकिन कुछ भी कहिए, आपको एग्जाम्पल उसमें भी दिया था अशोक भाई ने प्रोग्राम में कि राजा बाबू का गोविंदा है वो, कि मतलब घर में एक फोटो लॉयर की है, एक पुलिस वाले की है, एक वकील की है, कुछ ना कुछ करता रहता है, खुद को एंगेज रहे। योगेंद्र यादव की कंसिस्टेंसी है। मैं एक बात, वो है, एक किस्सा है छोटा सा। एक बार जंगल में चुनाव हो गए, तो चुनाव में बंदर खड़ा हो गया और सबने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। अब राजा डाल पे बैठे थे, एक गिलहरी आई और बोली, महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, और अब पता नहीं कहाँ है, वो मिल नहीं रहा। उन्होंने बहुत ढूंढ लिया, शेर के बाड़े की तरफ में चली गई, वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रहा, जंगल में पूरे में छान दिया। तो बंदर डाल पे बैठा था, उसने इस डाल पे छलांग गए, उससे उस पर छलांग गए, उस पर छलांग, वो कई घंटे तक छलांग ही लगाता रहा। गिलहरी नीचे बैठी सोचती रही कि ये क्या हो रहा है। आखिर में वो थक हार के चली गई। अगले दिन वो फिर आई, फिर उसने वही काम किया, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, 5-6 दिन 10 दिन निकल गए ऐसे ऐसे। तो एक दिन उसको फ्रस्ट्रेशन हो गई। उसने बोला, महाराज मैं जब आती हूँ आपको ये कहती हूँ, आप डाल पे कूदना शुरू कर देते हो, करते तो आप कुछ हो नहीं। तो वो बंदर 2 मिनट सोचता है, रुकता है, कहता है कि देखो ऐसा है, तुम्हारा बालक तो अब जिंदा है या नहीं है, कहाँ है मुझे पता नहीं, पर हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। तो इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कि कहाँ मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। पीएम ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था, आंदोलन जीवी, कि बस आंदोलन का मौका ढूंढते रहते हैं बैठे हुए। और इन सबके तार वहीं निकलेंगे, आप देखोगे ना, सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। एक ही समय पर ये लोग अलग अलग फ्लाइट पकड़ के विदेश चले जाते हैं, फिर वहां जाके ओ आप भी आए हुए हैं यहाँ, सारे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं। रवीश कुमार भी उसी समय पहुंच जाते हैं, उसी समय कोई यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले भी वहाँ पहुंच जाते हैं, उसी समय एक बहुत टॉप के एक पत्रकार भी वहाँ पहुंच जाते हैं, और सब फिर वहाँ कहते हैं, अरे तुम भी आए हुए थे इन दिनों, वाह, इसी चौराहे पे मिल गए फोटो। सारे के सारे बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं।
और रवीश कुमार ने तो प्रॉपर वीलॉगिंग की थी वहाँ न्यूयॉर्क जा करके, लंदन जा करके, और बताया था कि ये देखिए ये टाइम स्क्वायर है, ये लंदन का ये लाइब्रेरी है, ये फलाना है। अब इतना पैसा है इनके पास कि ये बिजनेस क्लास विदेश जाते हैं। इनके इंटरेस्ट कॉमन है। मुझे तो लगता है कि ये विदेशों में भी जाते हैं तो इनके वहाँ कुछ ना कुछ सेशंस होते हैं। कुछ तो राहुल गांधी भी बीच बीच में जाते हैं इन्हीं ही सेशंस को अटेंड करने। नहीं तो वो जब ये बहुप्रचारित विदेश दौरे पर भाषण देने गए थे तो मैंने तो देखा था बाद में कि वो एक कैंटीन में पोडियम लगा के भाषण दे रहे थे, जहाँ 4 लोग सुन रहे थे और पीछे बैठी जनता खाना खा रही थी। तो ये तो सब मास्क होता है, एक मास्क लगा के और पीछे उसके कुछ अलग रणनीति, अलग काम होता है। मुझे लगता है कि ये सब आगे और एविडेंट होगा, दिखेगा हमको 4 के बाद ये और ज़्यादा दिखेगा। तो हम सबको उसमें थोड़ा अवेयर रहने की, थोड़ा जागरूक रहने की, थोड़ा तज्ञ रहने की आवश्यकता। राहुल भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि आगे भी हमारी 4 तारीख के बाद एक प्रोग्राम बनता है हमारा। हाँ, हो सकेगा तो 4 को, लेकिन 4 को आप बहुत व्यस्त रहेंगे तो 5 को करेंगे हम इसके ऊपर डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद।